नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63 दिन के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में समापन हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में मणि भवन में पदयात्रा निकाली है। न्याय यात्रा के समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी मौजूद रहीं। समापन में राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल रहे। वहीं उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल के भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है, कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। न्याय यात्रा का उसका कल समापन हुआ और आज इंडिया अलायंस की शिवाजी पार्क में बड़ी रैली होने जा रही है। ये तो डिसाइड प्रोग्राम था। कल चुनाव आयोग ने चुनाव का घोषणा किया है, यह योग आयोग है, और मुझे लगता है कि ये इसका बड़ा महत्व है। और ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई है, न्याय यात्रा समाप्त होने की बात नहीं है। आज अभी राहुल जी ने कहा है कि जब तक देश के सभी जाति धर्म के, सभी जाति के लोगों को न्याय नहीं दे सकेंगे, तब तक ये लड़ाई हम शुरू रखेंगे। और वो आज संकल्प प्रतिज्ञा राहुल गांधी जी ने यहाँ ली है, और इसलिए ये न्याय व्यवस्था की लड़ाई है। राहुल जी और राहुल जी के साथ आपने देखा होगा कि करोड़ों जनता राहुल जी के साथ जुड़ी हुई है, और जो संकल्प राहुल जी लेके गए उसका वो बिल्कुल पूरा करेंगे। जिस हिंदुस्तान में हम पले बढ़े थे, जो हिंदुस्तान हमें याद है, जो इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है, था और रहेगा, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि इन्होंने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, मैंने बिंदी लगाई, इन्होंने नहीं लगाई, ये क्या खाती है, मैं क्या खाती हूँ, ये सब छोड़ के हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हमें जो विभाजित करने का प्रयत्न हो रहा है, जो आज सत्ता में एक खास तरीके की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, जो झूठ बोलकर, जो हमें बहलाकर फुसलाकर एक नफरत का नशा कर रही है, जो हमारे भगवानों में, ये बोलना चाहती हूँ मैं ये आज इस मंच से आपके जरिए से ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे भगवानों का नाम ले लेकर जिस तरीके से नफरत हो रहा है और जिस तरीके से पाप हो रहा है, आप हमारे भगवान का नाम लेकर अगर कत्ल कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं है। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं समझती हूँ। तो ये सब जो है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो अभियान है, ये जो प्रयत्न है राहुल जी का, कांग्रेस का और बाकी यहाँ नेता और जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, ये बहुत जरूरी है। श्री राहुल गांधी जी की जो एक ऐतिहासिक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो मणिपुर से शुरू हुई थी, उसका समापन कल रात को चैत्य भूमि, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक है, वहां पर उसका पूर्णावती हुई, संपन्न हुआ है 6700 किलोमीटर चलने के बाद। अब आज इंडिया गठबंधन की महारैली, एक ऐतिहासिक मैदान जो है महाराष्ट्र का, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर शिव तीर्थ जो है, उस पर शिवाजी पार्क पर ऐतिहासिक रैली, जहां पर 2 लाख से ज्यादा लोग जमा होंगे। ये इंडिया गठबंधन की रैली है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी के नेता, सभी इंडिया गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर हैं, उनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और एक चुनावी बिगुल यहां से बजेगा इंडिया गठबंधन का। जो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं कल, उसको देखते हुए चुनावी बिगुल इंडिया गठबंधन का बजेगा। और जो राहुल गांधी जी की यात्रा के 5 उद्देश्य थे, जो हमारे न्याय थे कि श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय, भागीदारी न्याय, ये तमाम सारे न्याय जो हमारी घोषणाएं हुई हैं, जो 25 घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने पिछले चंद दिनों में करी है, जो आने वाले मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया जाएगा, वो 25 चीजें जो हैं
25 हमारी घोषणाएं जो हैं, जो जनता के हित में है, उसको लेकर के हम जनता की अदालत में आज उतरने जा रहे हैं। मैनपुरी में सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया, जहां डिंपल यादव ने संजय राउत के बयान पर जवाब दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, जहां हर रोज परत दर परत खुलती नजर आ रही है। लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, अगर सही ढंग से चुनाव हो जाए तो बिना पक्षपात के तो बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा था कि मोदी का परिवार वो है जिन्होंने चुनावी बॉन्ड से चंदा लिया है, जिस पर डिंपल यादव ने बयान दिया है। चुनाव होने जा रहा है और हर रोज परत पर परत परतें खुल रही है। लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं और जिस तरह के काम इस सरकार में हुए हैं, कहीं पे सड़क धंसली है, कहीं पे पूरे किसानों की जो मवेशी हैं, जो आवारा पशु हैं, फसल चर दे रहे हैं, यहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो लोग आक्रोशित हैं। और अगर सही ढंग से चुनाव हो जाए बिना किसी पक्षपात के तो भाजपा पूरी तरह हारने जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के चमोली जिले के बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, साथ ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दिल्ली में राजेंद्र भंडारी ने पीयूष गोयल, सीएम धामी, अनिल बलूनी और दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दी। अनिल बलूनी ने राजेंद्र भंडारी का पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया है। राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने से गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि गढ़वाल लोकसभा सीट पर राजेंद्र भंडारी ही एकमात्र कांग्रेस के विधायक थे। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भंडारी जी का, जिन्होंने वर्षों से उत्तराखंड की, बद्रीनाथ धाम की सेवा की है। अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यशैली से लोगों का दिल जीता, उससे बार बार 3 बार चुन के आना यही दर्शाता है कि इनकी लोकप्रियता और इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में इनके काम के बल पर अभी भी बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है। इसी तरीके से इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में विकास का कार्य किया है, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का कार्य किया, भारत की विरासत को विकास के साथ जोड़ते हुए फिर एक बार भारत की, हम सब की जो धरोहर है उसको संभालने संवारने का काम जो किया है, उससे प्रभावित होके, उससे प्रेरित होके आज माननीय राजेंद्र भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रतिबद्धता के साथ, इसी मेहनत के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल में लोगों में वही विकास की भावना से आप सेवा करते रहेंगे। आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं, और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, वैसे इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने, तो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनना हो, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, या उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, वो सारे काम आपके आसपास भी हुए हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए भी हुए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम पूरे देश के लोगों ने देखा है, तेजी से चला है। हेमकुंड साहब भी, चूँकि उसी जनपद में है जहाँ से आप विधायक हैं, वहाँ का रोपवे का काम चल रहा है, केदारनाथ रोपवे का काम चल रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी चल रही है।
ऐसे अनेक कामों से आपने प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। हम सभी, मैं अपनी तरफ से भी आपका बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारे लिए एक वातावरण तो हमारा पहले से ही बना हुआ है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज जो है, आज आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हुए, हमारे परिवार के अंग बन गए। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने आस्था व्यक्त की है और जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, हम उनके पद चिन्हों पर करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके लाएंगे। नहीं, 14 विधानसभा में प्रत्याशी कांग्रेस, 14 विधानसभा में जो है कुल विधायक थे, 13 उसमें बीजेपी के थे, 1 में कांग्रेस का था। मैंने भी आज त्याग पत्र दे दिया है और बीजेपी की नीतियों में पूरा विश्वास व्यक्त। यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एल्विस यादव को कोबरा कांड मामले में गिरफ्तार किया गया है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने यूट्यूबर एल्विस यादव को गिरफ्तार किया है। एल्विस यादव के खिलाफ नोएडा की पुलिस पहले ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है। एल्विस यादव का केस नोएडा से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने एल्विस की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। नोएडा से पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। एल्विस को सूरजपुर कोर्ट ले जाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में भूपेश बघेल के अलावा महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 16 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। बदायूं में डीएम मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जानकारी दी गई है, जहां उन्होंने कहा कि जिले में तीसरे चरण में मतदान होगा, जिसमें 24,09,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे, जिसमें महिला वोटर 11,17,000 से ज्यादा, वहीं पुरुष वोटर 12,92,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में 1720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमीरपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां राटनगर में दबंग युवकों ने ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ सरेआम पिटाई की है, जिसके बाद बीच बचाव करने आए लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ मारपीट कर दबंग बाइक में बिठा कर ले गए, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल देखने को मिला है। बता दें कि आधा दर्जन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, तो वहीं सूचना लगते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा में रंगोत्सव का आगाज हो गया, जहां कान्हा को फाग आमंत्रण के लिए बरसाना से निमंत्रण भेजा जाएगा और बरसाना से गोपियां फाग निमंत्रण लेकर नंदगांव पहुंचेंगी। आपको बता दें कि निमंत्रण की स्वीकृति के बाद बरसाना में लड्डुओं की होली होगी, जहां टनों लड्डुओं की बरसात लाखों श्रद्धालुओं के ऊपर की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए। बताया जा रहा है कि लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब बरसाना में देखने को मिल रहा है। जालौन के थाना क्षेत्र के NH 27 पर एक हादसा हुआ, जहां हाईवे पर अनियंत्रित होकर शताब्दी बस खाई में पलट गई। बता दें कि हादसे में बस में सवार 1 दर्जन सवारियां घायल हो गईं, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया है। हालांकि बाकी सवारियों को इलाज के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शताब्दी ट्रैवल्स की बस इंदौर से कानपुर जा रही थी।
अमरोहा में तहसील के धनोरा मार्ग के मैक्सो पब्लिक स्कूल का मामला सामने आया है, जहां तालाब की जमीन पर बने स्कूल का नक्शा अमरोहा प्रशासन ने कैंसिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि सपा सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तालाब पाटकर स्कूल बनाया, जहां स्कूल प्रबंधन ने कई फर्जी टीचरों को भी स्कूल में रखा था। बता दें कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। हरदोई में हरियाणा पुलिस पर युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की हालत खराब हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने मामले में अधिकारियों से पोस्टमार्टम की गुहार लगाई है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दबाव बनाकर शव को दफना दिया गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने मामले में शिकायत पत्र देकर सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। अलीगढ़ के थाना देहली गेट के इलाके में एक पिता ने अपने ही बेटे की गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पिता ने बेटे को नौकरी पर जाने के लिए कहा, लेकिन बेटे ने जाने से इनकार कर दिया, जिससे पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी की हत्या करने की कोशिश की। हालांकि घर वालों ने युवक को बचा लिया और आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से ही आरोपी पिता फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 85 साल की उम्र से ऊपर के मतदाता पोस्टल बैलेट के जरिए घर बैठे मतदान कर सकेंगे। इसके लिए निर्धारित फॉर्म 12D में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग किया जा सकता है। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण कराया जाएगा, आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। साथ ही साथ ईवीएम की सुरक्षा को लेकर खास रणनीति बनाई गई है और जहरीली शराब, अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर पुलिस निगरानी करेगी। आगे उन्होंने बताया कि सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मिर्जापुर में 16 मार्च को लोकसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू होगी, जिसके चलते शासन प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। बता दें कि पहले ही दिन से एसपी और पैरामिलिट्री फोर्स जगह जगह पर जाकर फ्लैग मार्च करके लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी देती हुई नजर आई। साथ ही साथ एसपी अभिनंदन और डीएम प्रियंका निरंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव संबंधी जानकारी दी है। शहर के अंदर लगे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर को दीवारों से हटवाया गया। आयुक्त महोदय की घोषणा के साथ ही हमारे 79 लोकसभा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यहाँ 1352 मतदान स्थलों और 2143 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसमें लगभग 18 लाख से अधिक मतदाता हमारे भाग लेंगे। और हमारे जनपद में विभिन्न बिंदुओं पर हमने पर्याप्त काम किया है, चाहे वह लिंगानुपात हो, चाहे हमारा ईपी रेशियो हो या हमारे इलेक्टोरल रोल की सुचिता का प्रश्न हो। सभी बिंदुओं पर समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से समन्वय बनाते हुए और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही हमने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी क्रिटिकलिटी मैपिंग, वल्नरेबिलिटी मैपिंग और सभी बूथों का निरीक्षण, सेक्टर और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा भ्रमण और पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा भ्रमण, सभी चीजें तैयार कर ली हैं। माननीय निर्वाचन आयोग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। तो जैसे ही ये जारी हुई है, तुरंत हम लोगों की टीमें एक्टिवेट हो गई हैं और जनपद में हर जगह पर
हमारी और जो संबंधित नगर पालिका नगर पंचायत की टीमें हैं वो जाके जितने भी बैनर होर्डिंग्स जो हैं पॉलिटिकल, इनको हटाया जा रहा है। कहीं कोई अगर दीवार पे इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं पॉलिटिकल, तो उसको भी हटाया जा रहा है। कोई प्राइवेट व्यक्ति के घर पे अगर इस तरह की होर्डिंग्स हैं और उसकी अनुमति नहीं है तो उसको फिर हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो है जो भी तमाम तरीके के जो रूल्स होते हैं हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर हुटर सायरन का प्रयोग कर रहा है, कोई अनावश्यक झंडे लगा रहा है अगर उसकी अनुमति नहीं है, उन सारी चीज़ों पर लगातार कार्रवाइयाँ हम लोग की शुरू हो गई हैं। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई है, तो वहीं महोबा लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मृदुल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर मतदान कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई है। बता दें कि डीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ ही एसपी अपर्णा गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 5वें चरण में 20 मई को जनपद महोबा में वोट डाले जाएंगे। इसके तहत पिछले 3-4 महीने से लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग की कार्रवाई 4 महीने से शुरू हो चुकी थी। VM1 की रिपोर्ट तैयार है। इसके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाइयाँ शुरू करते हुए VM2 और VM3 की रिपोर्ट जनरेट करते हुए क्रिटिकलिटी का फाइनल आकलन करते हुए तदनुसार इसमें हम लोग कार्रवाइयाँ करेंगे और साथ ही इसमें फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे। जो फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान है वो हमारा रेडी हो चुका है और हमारे जितने भी सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं वे तय हो चुके हैं। हमने एक नई चीज़ ये की है कि जितने भी सेंटर्स हैं उनमें हमने ICPC इंचार्ज पोलिंग सेंटर नामित किए हैं, जो अपने उस सेंटर के लिए पूर्णतः रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसमें 30 बिंदुओं में उनके द्वारा फॉर्म भरा जा रहा है, जिसके अंदर वहाँ जो कोई भी हिस्ट्री शीटर्स हैं या कोई भी ट्रबल मेकर्स हैं या कोई भी इस तरह की पूर्व में तनाव रहे हैं, सबका पंजीकरण वे कर रहे हैं। और इस तरह से एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार हो रहा है जिसका उच्चाधिकारियों द्वारा भी अवलोकन किया जा रहा है और कार्रवाइयाँ इसमें कराई जाएंगी। रायबरेली में लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया। आपको बता दें कि कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही सबसे पहले जिले भर में राजनीतिक दलों के होर्डिंग उतारे गए और बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी अभिषेक अग्रवाल ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। आपको बता दें कि रायबरेली लोकसभा का चुनाव 20 मई को होना है, जिसको लेकर जिले भर में उड़न दस्तों के साथ सोशल मीडिया सेल को प्रभावी कर दिया गया है। मथुरा में होली की धूम अभी से देखने को मिल रही है, जहां बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली 3 दिन तक मनाई जाएगी, जिसके लिए बरसाना में 3 दिन तक रूट डाइवर्ट रहेगा। आपको बता दें कि रविवार को बरसाना में लड्डू होली होगी और कल लट्ठमार होली, जिसकी वजह से कस्बे में शनिवार रात 8 बजे से वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। तो वहीं 19 मार्च को नंदगांव में लट्ठमार होली के लिए प्रशासन ने बरसाना को 6 जोन और 15 सेक्टर में बांटा है। गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बाइक सवार 2 हमलावरों ने महिला पर तेजाब फेंक दिया, जिससे महिला बुरी तरह से झुलस गई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला का कहना है कि उसके पति की कुछ समय पहले हत्या हुई थी, जिसका केस चल रहा है। साथ ही महिला का आरोप है कि इस केस से जुड़े आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसे प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है। एक महिला पे ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाने की सूचना प्राप्त हुई। तत्कालीन घटना को थाना स्थानीय व पीआरबी ने अटेंड किया। पीड़ित महिला को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित महिला के बेटे ने लिखित एप्लीकेशन दिया है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वह सर्वाधिक संदिग्ध नामजद व्यक्ति विजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। आवश्यक कार्रवाई की जाए। जौनपुर में गौ तस्कर पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गौ तस्कर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए घर को ध्वस्त करा दिया। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है, जिसको पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कराया है। साथ ही अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बबलू गो तस्कर के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर निर्माण किया गया था, जिसे राजस्व टीम तथा स्थानीय पुलिस के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है और इस संबंध में थाना जलालपुर में अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।